अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इनकम टैक्स की डेफिनेशंस के मुतल्लिका एक सीरीज का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पास पेपर से मुतल्लिका जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो हम बिजनेस टैक्सेशन अगर हम एडीसी एनुअल सिस्टम में कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एडीसी बेसिकली रिबर्टल है बीकॉम का। बीकॉम क्योंकि चेंज हो चुका है, डिग्री का नाम चेंज हो चुका है, तो अब एडीसी है। अगर आप एडीसी एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं या आप एडीसी सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप अगर बीएस कॉमर्स कर रहे हैं, या आप इसी तरह के किसी और डिसिप्लिन में हैं जहां पे आपके पास बिजनेस टैक्सेशन या इनकम टैक्स लॉ का सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी, बीजेडयू, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 456 बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से, इन तमाम सिलेबसेस से मुतल्लिका जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज करें, वो तमाम स्टूडेंट जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है आज के टॉपिक की, वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आप जानते हैं कि जो हम लोग इनकम टैक्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बेस के ऊपर हम लोग ये डिस्कशंस करते हैं कि ये हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बेस के ऊपर है, और वक्तन फवक्तन फाइनेंस एक्ट के जरिए इसमें अमेंडमेंट्स की जाती रही हैं, और जिसके बाद आज हमारे पास ये मीनवाइल एक सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है। अच्छा जी, ये अगर हम बात करें, ये डेफिनेशन पास पेपर 2015, 18, 20, 21, 14, 17 के सप्ली पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मोस्टली चीजें हमारे ही पेपर से मुतल्लिका हैं, तो हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, बच्चों बात करते हैं इसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जी अपने पास रखा हुआ, एक्यूमुलेट किया हुआ, सेव किया हुआ, जो नफा कमाया है उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जो अपने पास रख लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा जी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। सर, एनुअल पेपर में ये सेक्शन लिखना जरूरी है? जी बिल्कुल बेटा जी, ये एनुअल पेपर में सेक्शन लिखना जरूरी है। इसके नंबर होते हैं, इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, इसलिए ये सेक्शन साथ में आपने याद जरूर करना है। अच्छा जी, तीन चीजें हैं जो हमारे पास इस डेफिनेशन को कवर कर रही हैं। फर्स्ट वन, एनी रिजर्व मेंटेन्ड बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। कोई भी कंपनी उसने अपने नफे में से कुछ हिस्सा जो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। ऑल द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के वो तमाम नफे अप टू द डेट, उस तारीख तक, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अगर वो डिविडेंड नहीं दे दिए जाए तो वो जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। दीज प्रॉफिट्स केप्ट इन वट एवर शेप, ये नफे हम जिस मर्जी शक्ल में रखें, वेदर कैपिटलाइज्ड, चाहे हम उनको अपने परमानेंट कैपिटल का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं, विल बी ट्रीटेड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हम उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे अनटिल देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर, यहां तक के वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना कर दिए जाए। अच्छा जी बच्चों, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो अभी तक हम इस डेफिनेशन से जो बात समझ सके हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं पार्ट। जितना ज्यादा आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उतनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी है। सो हर बिजनेस का मकसद होता है कि हम अपने कमाए हुए प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन साइड पे कर दें, ताकि उसमें से हम लोग डिविडेंड दे सके।
और ये जो वो सेट असाइड करते हैं, ये किसी खास मकसद के लिए भी हो सकता है, या फिर उन्होंने कहा होगा कि हम इसको डिविडेंड की सूरत में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये डिफरेंट कंपनी के ओपिनियन हो सकते हैं। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, एनी अमाउंट अर्न, हर कोई रकम जो कमाई गई हो बट स्टिल प्रेजेंट इन द बिजनेस विल बी नोन एंड ट्रीटेड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हम उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे। तो आप इसको कुछ इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, हर कमाया हुआ, हर कंपनी के पास अर्न किया हुआ प्रॉफिट लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, हम उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नाम देंगे। अच्छा जी, मूव करते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। एपिलेंट ट्रिब्यूनल। एपिलेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। अच्छा, बेसिकली ये पास पेपर 2019-20 का एनुअल था और 2015 एंड 18 के सप्लीमेंट्री में पूछा गया ये शार्ट क्वेश्चन है। अब ये एक टैक्स की अदालत है। जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है ना, ये बेसिकली एक टैक्स का कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, जहां पे टैक्स से मुतल्लिका डिस्प्यूट को डिस्कस किया जाता है। अगर हम लफ्जी मतलब की तरफ जाएं तो अपीलेंट मींस हियरिंग ऑफ अपील, दरखास्त सुनना, एंड द ट्रिब्यूनल मींस प्लेस ऑफ जजमेंट, और दरखास्त सुनने के बाद उसका फैसला सुनाना। सो अपीलेंट ट्रिब्यूनल मींस अथॉरिटी विच हियर्स द अपील्स रिगार्डिंग द मैटर। लेकिन कौन से मैटर? रिगार्डिंग द टैक्स मैटर। अच्छा जी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल मींस अपीलेंट ट्रिब्यूनल इन एंड रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा जी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल में दो तरह के मेंबरान होते हैं। अच्छा जी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल को चलाता कौन है, या हियरिंग कौन करता है, या जब हम दरखास्त देते हैं तो सुनता कौन है जी? अच्छा जी, जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं जो कानूनी माहिर हैं, एंड अकाउंट मेंबर हो सकते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इवेलुएट करते हैं कि भाई ये जो अकाउंटिंग की गई है, ये जो टैक्स डिस्क्लोज किया गया, ये जो इनकम का इजहार किया गया, क्या ऐसे ही है? The appellate tribunal in revenue shall consist of chairperson, and such other judicial and account members are also appointed as a member and in the manner of as prime minister may describe by the rules। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे पास दो तरह के लोगों की बेस के ऊपर चलता है, एक को जुडिशियल और एक को अकाउंट मेंबर कहा जाता है। In case of any dispute between the taxpayer and the tax department, an appeal can be made to the appellate tribunal, और ये सबसे बड़ा जुडिशियल अथॉरिटी है टैक्स के मैटर में। इसने भाई जो फैसला कर देना वो फाइनल होता है। इस वजह से ना हम इसको फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल एज वेल एज अकाउंट मेंबर। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, हाउएवर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मैटर में बी रेफर टू द हाई कोर्ट। फाइनेंस एक्ट 2010 हैड एडेड द वर्ड एपीलेंट ट्रिब्यूनल, मींस के पहले ये सिर्फ इस एपीलेंट ट्रिब्यूनल के साथ साथ अब एपीलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू भी ऐड कर दिया गया। अच्छा जी, इसमें याद रहे कि इसको हम लोग फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि जो इसमें फैसला हो गया वो ही फाइनल है, अनटिल के कोई कोर्ट ऑफ लॉ या कोई ऐसा मैटर जो पहले एक्सप्लेन नहीं किया गया वो ना आ जाए, वो अमर माने ना आ जाए, अदरवाइज इसका जो फैसला है वो फाइनल होगा। अच्छा, जिसमें थोड़ा सा ये कंपोजिशन चार्ट देख लीजिएगा। अगर एनुअल पेपर में आपके पास टाइम सुफिशिएंट हो तो ये चार्ट जरूर बना लें कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन है, मेंबर है, कुछ अकाउंट्स हैं, कुछ जुडिशियल हैं, एक रजिस्ट्रार होता है और एक उसका असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है जो इसको ऑपरेट कर रहा होता है। वैसे अपीलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के दो मजीद 20-20 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, और अगर किसी को वो 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि एडीसी सेमेस्टर सिस्टम वाले जो हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में है या बीएस प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर में है, किसी एफिलेटेड कॉलेज से कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल का एक अलग से 10 या 20 या 8 या जितने नंबर का वो उनके कोर्स में पूछता है क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, जिसका अलग से एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर दिया गया है, जो कि मैंने इस डिस्क्रिप्शन में, इसकी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दिया है कि ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल के लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें उसके फंक्शंस हैं, और एक है हाउ कैन वी अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल, वो भी पास पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको भी जरूर डिस्कस कीजिएगा। अच्छा जी, हो सकता है आपको इसके कुछ लेक्चर जो है वो प्राइवेट हिडन शो हो रहे हो। उसकी रीजन ये है कि ये लेक्चर जो है ये आप बाय कर सकते हैं। ये जो आपको लेक्चर अवेलेबल हो वो आप यूटिलाइज करें। अगर आपको
कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहिए तो हमें आप मेंशन कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए, हम आपको जो है वो सर्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन में है जी अप्रूव ग्रेजुटी फंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है 2015 का सप्ली का, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इट मींस ग्रेजुटी फंड अप्रूव बाय कमिश्नर अंडर पार्ट 3। अच्छा, ये पार्ट 3 ये आपने याद रखना है 6 शेड्यूल के मुताबिक। ये एक जो पाकिस्तान में अभी इंप्लीमेंट हो रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये बेसिकली मुख्तलिफ चैप्टर और सेक्शन में बटा हुआ है। तो एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव की भी इसकी सीरीज है जिसमें हम लोगों ने ये बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स में कितने चैप्टर्स हैं, कितने लॉज हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, इनका क्या क्या मतलब है। आप उसको भी विजिट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों की हैं, उनका मकसद ये होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज की बेनिफिट के लिए काम करें, और जब तक वो जॉब करते हैं वेल एंड गुड। और अगर किसी वजह से अगर वो डेथ हो गई है या वो परमानेंट डिसेबल हो गए हैं या किसी भी वजह से वो मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं या किसी और रीजन की वजह से, तो हम उनको ये फंड इकट्ठा दे दें। इसके लिए जरूरी है कि फंड शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद दी पाकिस्तान एंड इन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जो उसको अप्रूव करता है, जो उसको एप्लीकेशन के बाद हम लोग सबमिट करते हैं। 90% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वर्किंग इन पाकिस्तान एंड ऑल द बेनिफिट्स ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम दिस फंड शैल बी पेएबल इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में ही अदा किए जाएंगे। एम्प्लॉयर को भी इसका बड़ा फायदा होता है। मालिक जो फंड क्रिएट करता है ना, वो क्या करता है कि आप इस फंड को बिजनेस एक्सपेंडिचर कंसीडर करता है और अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से उसको रिड्यूस कर लेता है, और जिसकी वजह से उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल जो है वो कम हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 4, और ये भी एक पास पेपर की शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन है जिसमें हमारे पास उसने ये पूछा गया है। अच्छा, ये दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन चेंज क्या है, ये पार्ट 3 है तो ये पार्ट 2 है। इट मीन सुपर एनुएशन फंड अप्रूव बाय कमिश्नर पार्ट 2 ऑफ द 6th शेड्यूल। इसमें एक्सप्लेनेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके पास मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक, तो सेम यहाँ पे भी है, लेकिन सिर्फ इसमें चेंज क्या है, चेंज ये है कि ये पार्ट 2 के मुताबिक है और ये पार्ट 3 के मुताबिक है। अगर पार्ट 3 के मुताबिक है तो अप्रूव ग्रेजुटी फंड है, और अगर पार्ट 2 के मुताबिक है तो ये अप्रूव सुपर एनुएशन फंड है। सेम क्राइटेरिया वही भी जो वहां पे मेंशन किया गया है, द फंड शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान एंड कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ग्रांट अप्रूवल फॉर द सुपर एनुएशन फंड when an application is submitted to him. 90% or more of the employees of the organization should be working in Pakistan, and all benefits granted to employee for the fund shall be payable in Pakistan. Employer gets a lot of benefits if the gratuity fund is approved. The approved fund is treated as business expenditure, which results in decrease in the taxable income and tax payable. अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर वाइंड अप करें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह इसके जो कमिंग लेक्चर होंगे उसमें हम लोग इसके जो क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को, जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। अच्छा जी, ये हमारे पास अगर सेम वही बात कि आप एडीसी कॉमर्स से हैं तो ये आपके पास 3rd सेमेस्टर में आएगा, बीएस कॉमर्स में से हैं तो 3rd सेमेस्टर में से आएगा। आप बीकॉम एनुअल सिस्टम में कर रहे हैं तो ये हम बिजनेस टैक्सेशन के नाम से होगा। ये कुछ पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट 23 डेफिनेशन है जिनके वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। अगर ये आपको हिडन आते हैं तो आप इन लेक्चर को बाय कर सकते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करें। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।